सो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि साइकिलिंग के अंदर जब भी आप एक पर्टिकुलर टर्न को एग्जीक्यूट करते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप बाइक्स वगैरह चला रहे हैं, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर टर्न को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, आपने बाइक को मोड़ने की कोशिश की, तो आप एक पर्टिकुलर तरफ बेंड होने लगते हो। आप लोगों ने ये सब कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ठीक है, साइकिल जब चला रहे होते हैं, तभी बाइक चला रहे होते हैं, अगर आप स्पीड में मोड़ रहे हो दैट मीन्स आप थोड़ा सा टर्न लेके मोड़ते हो, थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो। कितने लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की है? फटाफट बताइए। आज हम देखेंगे इसका रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि क्यों हम मोड़ते समय थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, क्या रीजन है उसकी तरफ, उसकी बात करेंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल सा रीजन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। उसका फॉर्मूला भी देखेंगे और कितने एंगल पे टिल्ट होएंगे उसकी भी बात करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जो सुपर बाइक्स होती है, फॉर एग्जांपल जब आप मोटो जीपी वगैरह इन सब रेसेस की बात करते हैं, तो वहां पर आप देखोगे तो लीन बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो ड्राइवर्स। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 55-60 एंगल पे लीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड ज्यादा है। तो आज अपन उसी का एक रिलेशन को भी डिराइव करेंगे। आइए ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये एक बार आपके आईआईटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, आईआईटी जेई जब हुआ करता था 2012 से पहले, तब ये उस एग्जाम में पूछा गया है, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर मेरे पास एक कर्व्ड रोड। ठीक है, ये मेरे पास कर्व्ड रोड है। ठीक है, इस कर्व्ड रोड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास एक साइकिल है, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये साइकिल, इस पे कोई आदमी बैठा है और एक ये साइकिल कुछ इस तरीके से मूव होते हुए ऐसे आगे जा रही है इस डायरेक्शन। इमेजिन करो अपने पास ये साइकिल है, साइकिल लेके अपन यहाँ पर चल रहे हैं, तो जैसे ही ऐसे लेफ्ट कर्व लेंगे, तो हमारी लेफ्ट कर्व लेते समय हमारे जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन में जाएगा। मैं ऐसे कर्व ले रहा हूँ, उसमें थोड़ा इस डायरेक्शन की तरफ लीन कर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी पर्टिकुलर बाइक थी, ऐसे समझो ये इरेक्ट पोजीशन है, सीधी पोजीशन है, जब मैं नॉर्मल सीधा सीधा जाता था, लेकिन मैं जैसे ही लेफ्ट टर्न लेने लगा तो मेरी बाइक भी थोड़ी सी टिल्ट हुई। ठीक है, क्यों टिल्ट हुई, इसका अब रीजन देखते हैं। हम ऐसे लेफ्ट मुड़ रहे थे, सो हम लेफ्ट की तरफ ऐसे टिल्ट हो गए। इसका रीजन क्या है? बिकॉज लेफ्ट की तरफ टिल्ट होने का मतलब हमारे पास हम पे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज नोन एज mv² r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है, mv² r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम जानते हैं नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है। अगर आपको डायग्राम से समझ नहीं आ रहा तो ऐसा समझो, ये देखो ये रहा टायर और ये रहा हैंडल टाइप सा, और इससे ऊपर ये लो साइकिल की मैंने ये हैंडल बना दिया, ये लो इस तरीके से मैंने हैंडल बना दिया। जब मैं सीधे सीधे साइकिल को चलाते रहता हूं तो मेरी बाइक सीधी रहती है, लेकिन जैसे ही मैं टर्न लेने लगता हूं तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूं उसे। अब जिस तरफ मैंने टर्न लेने लगा उसके ऑपोजिट साइड मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, सो ये मैंने रिप्रेजेंट किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, मेरे टिल्ट करने की वजह से हुआ क्या, मेरे पे लग रहा नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगा। मेरे पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगने का, अगर मैं सीधा सीधा बाइक चलाता रहता तो नॉर्मल वर्टिकली सरफेस के परपेंडिकुलर लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी बाइक को टिल्ट कर लिया है, दैट मीन्स जो नॉर्मल है अब उसकी डायरेक्शन ये लग रही है, जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन अब क्या लग रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसी को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए ध्यान से देखें, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, आई डोंट नो कितना एंगल बनाता है, बट बनाता है। सो सी, जिस डायरेक्शन में अपन ने टर्न लेने लगे उसके बाहर की डायरेक्शन में मेरे पास mv²r फोर्स लग रहा है, विच इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो मैं ये लो यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या है? नॉर्मल। सो इसको अपन लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन बाय रोड। सो नॉर्मल रिएक्शन बाय रोड, रोड की वजह से यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये मिला। चलिए, अब अपन मान लेते हैं यहां पर एक एंगल, क्या मानेंगे, यहां पर एक एंगल मानेंगे। सो ये लो मैं वर्टिकल से एंगल मान लेता हूं, दिस इज थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा?
90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल से हो गया 90 माइनस थीटा। चलिए, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में रहेगा विच इज n sin थीटा, और इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकल में रहेगा n cos थीटा। समेशन ऑफ फोर्सेस x एंड y डायरेक्शन को जीरो करेंगे, तो समेशन ऑफ फोर्सेस x डायरेक्शन को जीरो किया, फोर्स निकला n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। समेशन ऑफ फोर्सेस y डायरेक्शन को जीरो किया तो मेरे को मिला n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को करा डिवाइड, डिवाइड करते ही देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा बना tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। अब ध्यान से देखिए और समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। बेटा जब मैं टिल्ट कर लेता हूं अपनी बाइक को तो मेरा जो रिएक्शन फोर्स है, मेरा जो नॉर्मल फोर्स है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगता है, थीटा एंगल पे। इसका मतलब इस नॉर्मल फोर्स का, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में मिलेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में मिलेगा। Whenever we are in circular motion, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे को सर्कल के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तो यहां पर रोकेगा कौन? n sin थीटा। ताकि मैं इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट कर दूं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को, इसलिए मैं अपनी बाइक को थोड़ा लीन कर लेता हूं। n sin थीटा जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन का, नॉर्मल फोर्स का, इसी को बोलते हैं कि यही फोर्स क्या कर रहा है, यहां पर काउंटरएक्ट कर रहा है mv स्क्वायर बाय r। इसी का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा mg को काउंटरएक्ट कर रहा है, और नेट फोर्स लिटरल डायरेक्शन में क्या है? जीरो। इसीलिए फिर अपन ने सॉल्व किया और आंसर निकाला। अभी जो एंगल, जितने एंगल पे लीन किया गया था उतना एंगल अपन ने निकाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। अब ध्यान से देखो और समझो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एंगल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एंगल। इसीलिए जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं उनको जब ट्रैक पे चलाया जाता है तो एंगल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब हम नॉर्मल बाइक्स चलाते हैं, नॉर्मल बाइसाइकिल्स वगैरह चला रहे हैं, तो जब उनको चलाया जाता है तो उनकी स्पीड भी कम है, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप जो रहेगा, यहाँ पर जो अपन पर्टिकुलर एंगल ले रहे हैं किसी समय, मोड़ते समय, वो एंगल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम है। और ये पर्टिकुलर डेरिवेशन है किसका? हमारी बाइक का जो एलिवेशन रहता है, जो एंगल पे अपन उसको मोड़ते हैं, टिल्ट करते हैं, टिल्टिंग ऑफ ए बाइक, उसका अपन ने पूरा डेरिवेशन देख लिया है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और फास्ट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट। फास्ट फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। यस। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा सर्कुलर पोर्शन होता है कंप्लीट। अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है? इस पे क्वेश्चन बनेंगे इतने सारे जिसके अंदर कोई हद नहीं। आपके एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आने के चांसेस अगर रहते हैं तो फ्रिक्शन से आने के चांसेस रहते हैं, या तो इस पर्टिकुलर पोर्शन जो अपन ने अपनी बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला पोर्शन देखा, जिसके अंदर अपन ने ये बाइकिंग वाला पोर्शन देखा, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपका ध्यान रखना, ठीक है? ऑल दो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताइए कितने बच्चों ने पिछली शीट को सॉल्व कर लिया है? यस रेज हैंड्स। कितने बच्चों ने पुरानी शीट जो है उसको सॉल्व कर लिया है? ओनली वन, टू स्टूडेंट्स, ओनली टू स्टूडेंट्स, तन्मय एंड शोएब, नो वन एल्स। सिर्फ दो बच्चों ने क्लास के अंदर शीट को सॉल्व किया है और बाकियों ने नहीं किया है। नेक्स्ट शीट आपको तब मिलेगी जब सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पिछली शीट के।
चलिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, बी एंड सी पोजीशन। हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ए, बी और सी पोजीशन पे कितना कितना रहेगा। सब तीनों पोजीशंस को मैं ड्रॉ करता हूं। देखो एक पोजीशन ये है, सिर्फ ए एंड बी पोजीशन लिख लो, ए एंड बी पोजीशन। अब देखिए ध्यान से, ए पोजीशन को मैं लिखता हूं यहां पर, दिस इज ए पोजीशन, एंड बी पोजीशन को मैंने यहां पर लिखा ये बी पोजीशन। नॉर्मल रिएक्शन किसका, तो देखिए यहां पर एक कार है, दिस इज अ कार मूविंग विद v वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से गाड़ी जो है इस हिल पे ऐसे मूव करती है, फिर ऐसे मूव करती है, फिर यहां पहुंचती है। ध्यान से देखो, आपको मोशन दिख रहा होगा कि ये गाड़ी यहां से चलना शुरू हुई, फिर हिल से ऐसे डाउन हिल गई, फिर ऐसे आगे गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास कुछ एक डायग्राम दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स है, ए पॉइंट है टॉप मोस्ट और बी पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक है, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या नॉर्मल रिएक्शंस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का आप ही लोग मुझे बताएंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें तो गाड़ी जब यहां पर होगी, सो इट विल बी इन सर्कुलर मोशन। देखो यहां पर कैसा पार्ट दिख रहा है मुझे, सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट, जिसका रेडियस कहां होगा, जिसका रेडियस ऑब्वियसली यहां कहीं पे, ये रहा रेडियस, एंड दिस इज द सेंटर। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन बनाओ। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहले तो बनाएंगे एफबीडी। एफबीडी बनाते ही देखो क्या बन रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एफबीडी डाउनवर्ड लगेगा mg। भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमेशा और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में रेडियली आउटवर्ड क्या लगता है, mv²/r, सो लिख सकते हैं mv²/r। सो ये पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन मेरे को देखने को मिला। इस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के अंदर देखो n1 ऊपर लगा, फोर्सेस क्या है, mv²/r ऊपर लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये सर्कुलर पार्ट है और सर्कुलर पार्ट में रेडियली आउटवर्ड क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। mg कहां लगेगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिएक्शन बनेगा n1 = mg माइनस mv²/r। मतलब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है ये किसके बराबर आया, mg माइनस mv²/r के बराबर। अब अपन से ये भी पूछ ले कि एट व्हाट वेलोसिटी देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टायर एंड द रोड। किस वेलोसिटी पे यहां पर टायर और रोड के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा। देखो कोई कांटेक्ट नहीं तो कोई नॉर्मल फोर्स भी नहीं, तो इसका मतलब अगर ये इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी से आए कि यहां पर कोई भी कांटेक्ट ही ना रहे, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल को 0 और बराबर कर देंगे mg माइनस mv²/r के, और मेरे पास v² की वैल्यू बन जाएगी rg, v की वैल्यू बनेगी √rg। So this is the particular velocity with which this car will move if यहां पर कांटेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, कार विल लूज कांटेक्ट when it moves with this velocity। कार कांटेक्ट को लूज करेगी कब, जब वो v √rg वेलोसिटी से मूव करेगी। अदरवाइज अगर वो इसके अलावा किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इससे कम वेलोसिटी से अगर वो मूव करेगी, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हम ऐसे निकालेंगे। और अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव करती है
तो ये गाड़ी यहाँ से आएगी 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 और टॉप मोस्ट पोजीशन से ऐसे जंप मार देगी, ऐसे जंप मार देगी। क्या बताओ ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है कि नहीं? आप इमेजिन करके देखो, आपने मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई ऐसे हिल आती है उस पर गाड़ी बहुत तेज गई तो वो उछल जाती है, जंप कर जाती है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? बड़ा बहुत इजी चीज है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं सारी, सब कुछ कॉमन सेंस है, सब कुछ कॉमन सेंस। चलिए अब बी पोर्शन पे क्या एफबीडी बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जब गाड़ी बी पे पहुंचेगी, आइए, गाड़ी जब पहुंची बी पे, यहां पर ये गाड़ी पहुंची यहां पर। अभी भी हम जानते हैं नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा और ग्रेविटी का फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डायरेक्शन कौन बता सकता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन, हु कैन टेल मी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन बताइए बेटा। यस, रेज हैंड्स जिनको पता है। अगर हम इसको रेडियस माने तो ये रहा रेडियस आर के बराबर। The gravitation force and the centrifugal force, all these three forces I have determined, इनकी डायरेक्शन भी मैंने निकाल ली है। अब जो इक्वेशन बनाऊंगा, क्या इक्वेशन बनेगी? देखो N2 लग रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है mg और mv स्क्वायर बाय r, सो इसको पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे N2 इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। सो आपको दिख रहा है एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, एंड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन जो नॉर्मल फोर्स आएगा दैट विल बी द लोएस्ट वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं नॉर्मल एट दिस पोजीशन n at a will be minimum और n at b will be मैक्सिमम। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपकी एचसी वर्मा बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, आप अगर एचसीवी सॉल्व करते हैं घर पे, एचसी वर्मा को देखते हैं, अगर आप उस बुक से परिचित हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या यूज है। ठीक है, कहां कहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिल रहा है? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो हम उसके एफबीडी में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पहली पहली क्लास में रिप्रेजेंट किया था। चलिए फटाफट बताइए हैंड रेज करके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे? नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग वन मोर टाइप ऑफ फोर्स। एक और तरीके का फोर्स अपन समझने की कोशिश करेंगे विच इज नोन एज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ फ्रेम्स को पढ़ना जरूरी पड़ता है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या है, उसी की बात करते हैं। आइए इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है बेटा, डेफिनेशन शुरुआत में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इमेजिन कर लिया तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, लास्ट में डेफिनेशन सबको मिल जाएगी। चलिए, ये मेरे पास एक ट्रक है, ट्रक ना लेकर के अपन एक कार लेते हैं इनिशियली। तो ये लो एक कार लेते हैं, ये लीजिए। दिस इज द कार। इस गाड़ी में अपन यहां पर कहीं पे ऐसे बैठे हैं, इधर इधर बैठे हैं पर, ये इधर। चलिए, जैसे ये गाड़ी अभी इनिशियल ये रेस्ट पे थी, इट सडनली स्टार्ट्स मूविंग।
suddenly starts moving. इमेजिन करना है, सोचना है कि जैसे ही सडनली मूव करने लगे, स्टार्ट हो जाए, तो होगा क्या? आपकी गाड़ी तो चलेगी आगे की तरफ, बट आप पे जर्क लगेगा पीछे की तरफ। सही बात है। ऐसा समझो, इसी एग्जांपल को एक और तरीके से देखते हैं। वही गाड़ी है, वही गाड़ी है, ये लो, एग्जैक्ट सेम वही गाड़ी बनाते हैं अपन वापस से। ठीक है, गाड़ी की ड्राइंग पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये गाड़ी किसी v वेलोसिटी से चल रही थी। v कांस्टेंट वेलोसिटी है। v क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। चलिए, यहां पर एकदम से एक्सेलरेट किया गया। क्या किया गया? एक्सेलरेट किया गया। दैट मीन्स अब v जो है वो इनिशियली पहले कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेट किया गया तो वेलोसिटी बढ़ गई होगी। और आपने ऑब्जर्व किया कि सडनली कोई गाड़ी के अंदर एक्सेलरेट करता है तो आपके पीछे की डायरेक्शन में जर्क, ठीक है, एक्सेलरेट करता है, हम सीट पे ऐसे दब जाते हैं एकदम से। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसका मतलब जब एक्सेलरेशन देखने को मिला, एक पर्टिकुलर फ्रेम में एक्सेलरेशन देखने को मिला, तो अंदर बैठी हुई बॉडीज पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता दिखा। सिमिलरली यहां पर भी है। इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो ऐसे समझो, अपने पेन, आपके हाथ में जो पेन है, उस पेन को अपने हैंड पे ऐसे प्लेस करो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने पेन को हैंड पे ऐसे प्लेस करना है, और जैसे ही आप सडनली इस हैंड को आगे मूव करवाओगे, आपको ऐसा लगेगा ये पेन कहां जा रहा है, पीछे। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे ही मैं इसको आगे मूव करवाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा पेन रोल होता हुआ पीछे आ गया। करके देखो आप घर पे, क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं? फास्ट बताइए, क्या आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? आपने सडनली हैंड को आगे मूव किया, क्या पेन पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, तो फटाफट हैंड रेस करके बताइए। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज व्हाट एक्टिंग ड्यू टू इनर्शिया। पहले तो आपको याद रखना, ये ऐसा फोर्स है जो कि इनर्शिया की वजह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, बॉडी पे इनर्शिया था, उसकी वजह से एक्ट किया। बॉडी मोशन में थी, एकदम से आपने और एक्सेलरेट कर दिया, बॉडी पीछे की तरफ फिर से फोर्स खाती है। ठीक है, स्यूडो फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुआ? ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया। चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो स्यूडो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट है। आप खुद सोचो, एक बस चल रही है, सडन ब्रेक लगे तो खुद सोचना दिमाग में, ये मेरी बस थी, ये रही बस जा रही थी आगे, ब्रेक लगाए, दैट मींस एक्सेलरेशन कहां लगा? पीछे। एक्सेलरेशन कहां लगा? पीछे लगा। क्यों? क्योंकि मोशन आगे था ना, ब्रेक लगाऊंगा तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। पहली चीज, सो एक्सेलरेशन लगा पीछे। अंदर जो बैठे हुए लोग होंगे उन पे फोर्स कहां लगेगा? आगे। सडनली बस रुक जाती है, जर्क कहां लगता है? आगे की तरफ लगता है। आप लोगों ने बाइक, कार सब जगह देखा हो, एकदम से ब्रेक लगा के देखना, ऐसा लगेगा सामने की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इनर्शिया की वजह से। सो ये जो स्यूडो फोर्स है, ये लगता किसकी वजह से है? इनर्शिया की वजह से। अब सवाल आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो अपन यहां लिखेंगे डायरेक्शन। Direction of pseudo force is opposite to that of acceleration. जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा। ये मेरा हाथ है, इनिशियली रेस्ट पे है, आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाऊंगा तो फोर्स कहां लगा? पीछे लगा। ये लो, आगे की तरफ एक्सेलरेट कराया, मार्कर पीछे आया, इसका मतलब स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। स्यूडो फोर्स ऑपोजिट एक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगा। बस के अंदर सडन ब्रेकिंग हुई तो एक्सेलरेशन पीछे है, स्यूडो फोर्स आगे लगा। जरूरी नहीं है स्यूडो फोर्स हमेशा पीछे ही लगेगा, ये हमेशा और हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना है। सो ऑलवेज it will act in the opposite direction to that of acceleration, and this type of force, my friend, is known as pseudo force. Tell me,
यहां तक सबको क्लियर हुई कि बात नहीं हुई? फटाफट हैंड रेज करके बताइए। चलिए, इसकी डायरेक्शन देख ली, किसकी वजह से लगता है हमने वो भी देख लिया, क्यों किन ऑब्जेक्ट्स पे लगता है उनकी बात करेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले तो ये देखो, इनर्शिया हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया। अब इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां लिखेंगे स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। अब ध्यान से देखिए, ये मेरी बस थी, इस बस के अंदर अपन बैठे हैं, बस सडन ब्रेकिंग करेगी तो हम पे आगे की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। अभी स्यूडो फोर्स कितना होगा? मास किसका? मेरा। एक्सेलरेशन किसका? बस का। सो मास इस पर्टिकुलर बॉडी का, एक्सेलरेशन बस का। ये याद रखना है, ये याद रखना है। एक्सेलरेशन सिस्टम का रहेगा, एक्सेलरेशन सिस्टम का रहेगा, बट मास उस पर्टिकुलर बॉडी का रहेगा जिसपे अपन स्यूडो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहां पर अपन लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं पहली बात, मास ऑफ बॉडी experiencing pseudo force, experiencing pseudo force। पहली बात, एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन यहां पर पुट किया जाएगा। डायरेक्शन कहां? तो डायरेक्शन किस तरफ? ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा स्यूडो फोर्स। ये चार लाइनें अगर आपको याद है तो स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं है। ठीक है, पहले पहचानना है ये फोर्स लगा किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। फिर पहचानना है इसकी वैल्यू कितनी है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हम जानते हैं दुनिया में हर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। मास किसका? उस बॉडी का जो एक्सपीरियंस करती है स्यूडो फोर्स। एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन सिस्टम का। और डायरेक्शन इसकी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। इतनी बातें याद हैं तो स्यूडो फोर्स भी समझ में आ जाएगा। फटाफट बताइए, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो फटाफट हैंड रेज करके ये बता दो मुझे कि क्या मैं नेक्स्ट क्लास भी ले लूं आपकी या नहीं। फटाफट हैंड रेज करके बताओ। वैसे भी नेक्स्ट क्लास मैं ही लूंगा, आपसे मैंने पूछ लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। 10-15 मिनट की क्लास लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे बड़ी, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक छोटी छोटी सी 10 मिनट्स 20 मिनट्स की क्लास लगाएंगे, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, छोटी छोटी सी अपन को बातें करनी है कि क्या स्यूडो फोर्स को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, स्पेस में कहाँ ऑब्जर्व होता है, गाड़ियों में कहाँ ऑब्जर्व होता है, कितना फोर्स लगता है, इन सब की बात करेंगे। चलिए, अभी की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक, अपन मिलते हैं 12:20 पे।